नमस्कार। आज हम आप सबके बीच में एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। कार्यक्रम का शीर्षक है हिंदी की कोपलें, हिंदी साहित्य की कोपलें। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे अपने समय के 3 मुख्य युवा स्वरों से। उसके पहले हम थोड़ी-सी इस संदर्भ में अपनी बात रखते हैं। हम अगर अतीत और पौराणिक कथाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वसंत जो है कामदेव के पुत्र के तौर पर जाना जाने वाला महीना है। यह एक ऐसा ऋतु है जिसमें सब कुछ बदल रहा होता है। पेड़ों में नई कोपलें लग रही होती हैं, सरसों में पीले फूल निकल आते हैं और पलाश अपने पूरे सबाब पर होता है। गेहूं में बालियां लगने लगती हैं। पूर्णतः धरती का नवाकार नवपल्लव दिखाई देने लगता है। इस नवपल्लव होते वक्त में इसे अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से बेशक बुलाया गया हो, चाहे शास्त्रों में इसे ऋषि पंचमी के नाम से उल्लेखित किया गया हो। इस दिन वसंत के दिन सरस्वती की भी आराधना की जाती रही है। यह परंपरा धीरे धीरे नए समय में बदल करके एक स्थूल रूप में परिवर्तित हो रही है। इस परिवर्तित होते दौर में साहित्य के नए स्वरों ने क्या सोचा है, कैसे देखा है, ये तमाम बिंदु जो हैं हमें मंथन करने के लिए उद्वेलित करते हैं, सवाल करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। अगर हम भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बसंत पर एक बाकायदे संगीत में राग है जिसे वसंत राग भी कहते हैं, और बसंत पर केंद्रित बहुत सारी चित्रकारियां भी होती रही हैं और अब भी होती हैं जो हमेशा हमें लुभाती हैं। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमोत्तर देश में बांग्लादेश और नेपाल सहित तमाम राष्ट्रों में इस मौसम का एक खास महत्व है और इस दिन विशेष तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिभाग करते हैं। यह एक विशेषता इस महीने की यह भी है कि फागुन का यह अंतिम माह होता है और चैत्र का प्रथम शुरुआत। इस तरह से अगर हम कहें कि हिंदी पंचांग के अनुसार वर्ष का अंत हो रहा होता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ एक नए सत्र का आगमन भी हो रहा है। इसीलिए यह राग रंग का महीना है और इसीलिए शायद इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस राजशाही महीने में हमारे साथ 3 युवा स्वर मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्या और किस तरह से अपने समय में देख रहे हैं। और युवा स्वर के तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं नवीन चौधरी जी, जिनके बारे में मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बिहार के मधुबनी में जन्मे, जयपुर में पले बढ़े और राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में बेहद सक्रिय रहे। अर्थशास्त्र में डिग्री लेने के बाद मार्केटिंग में एमबीए किया और तत्पश्चात दैनिक भास्कर, आदित्य बिरला से होते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में सक्रिय हेड के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और इनकी छवि जनता स्टोर पुस्तक के बाद एक छात्र राजनीति पर बेहद उम्दा पुस्तक लिखने की वजह से चर्चित हुए और यह किताब दैनिक जागरण के बेस्ट सेलर की सूची में भी शामिल हो चुकी है। तो हमारे बीच नवीन जी हैं। नवीन जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद। हम सवाल की जो शुरुआत है आपसे ही करती हूँ। चूंकि आप राजनीति में भी रहे हैं और साहित्य में भी आपकी उतनी ही सक्रियता है और दूसरा आप ऑक्सफोर्ड से जुड़ करके भी कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास अनुभव का जो समुच्चय है वो 3 अलग अलग फलक में है। बिहार का भी है, राजस्थान का भी है और ऑक्सफोर्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां का भी होगा। तो आप इस वासंतिक मौसम में साहित्य को कैसे देखते हैं, नए दौर के साहित्य को? नए दौर में एक जो चीज अक्सर आती रहती है कि एक बड़ा कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट का समय है। जब आपने बात शुरू की थी तो आपने साहित्य में इसको जिस तरह से वसंत उत्सव को कहा था, अगर पहले देखें तो पहले जो कल्चर था उसके हिसाब से साहित्य में उसको हमेशा रचा गया। वर्तमान समय में जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर शहरों में जिस तरह से कन्फ्लिक्ट चेंजेस आते जा रहे हैं, तो बहुत सारे कल्चरल कन्फ्लिक्ट दिखते हैं। मेरे लिए जो वसंत पंचमी सबसे पहली चीज जो थी
इस मौसम को पहचानने के लिए बसंत पंचमी एक त्योहार था जहां से की पहचान शुरू होती थी कि सरस्वती पूजा होनी है, ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा था। और उसके बाद फिर हम होली की तरफ बढ़ते थे, मौसम बदल रहा है, सारी चीजें थी। थोड़ा जब बड़े होने शुरू हुए, और ये चीज अभी आपको इस वीक में दिखेगी कि ये बाहर के देशों में एक अलग तरीके से मनाया जाता है जो अब हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित हो गया, वैलेंटाइंस डे। ये पूरा का पूरा एक जी हफ्ता वैलेंटाइंस के रूप में आता है। तो युवाओं के इसको किस तरह से कहा जाए कि प्रभाव कैसे मनोवैज्ञानिक उस पर होता है, मैं नहीं समझता। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा एक समय ऐसा है जिसके अंदर कि कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर में जो प्रेम वाली जो चीजें हैं वो बड़ी उमड़ उमड़ के निकल के आनी शुरू होती हैं, जिसकी चर्चा होनी शुरू होती है। नए जी साहित्यकारों के अंदर भी जो मैंने इस बीच में देखा कि इस पीरियड में ये जो प्रेम वाला जो है इसको कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिखाने का प्रयास हो रहा है। जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट की मैं शुरुआत में बात कर रहा था, वो कल्चरल कन्फ्लिक्ट की एक तरफ जहां वसंत पंचमी से हम इस मौसम को पहचानते हैं युवाओं के लिए, और दूसरी तरफ जो है ये प्रेम का समय है। ये सारी जो चीजें हैं ये उन कहानियों में कहीं ना कहीं अब हल्का फुल्का, प्रॉपर वो वसंत के रूप में नहीं आता, लेकिन ये प्रेम जो है उस तरह से कहीं ना कहीं वहां दिखना शुरू होता है। मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों के लिए भी एक बड़ा अच्छा मौसम शुरू हो जाता है, जहां से कि वो मिलना जुलना लोगों का शुरू, और वो होली के मौसम तक जाते जाते वो कई प्रकार के संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस मौसम को बड़े ही अभी इस दौर में जब देखता हूँ तो इसको एक थोड़ा सा कल्चरल कन्फ्लिक्ट के बीच में देखता हूँ, लेकिन साथ साथ ये जो है कहीं बैलेंस बन रहा है बाहर का और हमारा, उन दोनों चीजों को हम कहीं साथ में रखते हुए चल रहे हैं। जी, इसका मतलब आप इसको सांस्कृतिक द्वंद्ववाद के तौर पे भी देख पा रहे हैं कि जी शायद ये संस्कृति का जो नया द्वंद्व शुरू हुआ है वो हमको लगता है कि भूमंडलीकरण की वजह से है। शायद आपका ये संकेत जी है हाँ। इस संदर्भ में। जी बिल्कुल। जब आपने वैलेंटाइन का जिक्र किया तो एक होता है ना कि वैलेंटाइन कल्चर के दौर में अगर हम वसंत की अहमियत को नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो आपके समकालीन साहित्यकार क्या उसको वैलेंटाइन को बसंत के साथ जोड़ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है अभी उसके अंदर उस तरीके से उतनी गंभीरता से शायद वो चीज नहीं आ पा रही है। जो कोशिश होती है हमेशा टच करने की, वो कोशिश होती है कि क्या चल रहा है कॉलेजों में, क्या चल रहा है युवाओं के अंदर, वो चीज कहीं ना कहीं आ रही है। लेकिन जब भी कहानियां, ये मेट्रो की विशेषता, मेट्रो की है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा है। जब कहानियां रूरल इंडिया की निकल के आती हैं या टीयर 2 टीयर 3 शहरों की आ रही है, तो वहां पे अभी भी कहीं ना कहीं हमारे जो ये समय है ये अपने मूल रूप में है। और मैं अभी भी इसको बसंत पंचमी के रूप से ही देखता हूँ। मैं जब जिस एरिया में दिल्ली में रहा करता था वहां पे बिहार के काफी लोग थे, तो वो जो सरस्वती पूजा का माहौल वहां भी दिखता था। जयपुर में तो बहुत बड़े स्तर पे पूजा होती है, बिहार समाज वहां पे स्ट्रांग है काफी। तो वो जो चीज जब मैं उन शहरों को देखता हूँ, उन कहानियों को देखता हूँ, तो वो कल्चरल कन्फ्लिक्ट उतना कहीं ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से मॉडर्न उसमें आ गए हैं। वो चीज जो है कहीं कहीं मेरे कल्चर के अंदर साथ साथ आती है। लेकिन ये जो वैलेंटाइंस है ये भी नहीं छूटता, तो वो सारी चीजें साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरमिंगल हो रही हैं। जी भविष्य में कौन सी चीज कितनी प्रभावी होगी ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा फर्क है। मेट्रो में जब आप देखें तो कुछ और दिखता है, छोटे शहरों में देखें कुछ और दिखता है, गांव में देखें कहीं और दिखता है। तो अगर आप विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों को भी मैं देख रहा हूँ, उनका अपना एक्सपोजर, जो नए साहित्यकार हैं उनका अपना एक्सपोजर किस तरह का है, उस एक्सपोजर का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं उसके अंदर आ रहा है कि वो उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। जी। मैं आपकी बजाय मैं मुझे लगता है कि अगला सवाल जो है मुझे विनीता जी से लेना चाहिए। उनका भी विचार आना चाहिए क्योंकि शिक्षकों की और जब छात्रों की बात हो रही है, छात्र राजनीति की बात हो रही है, तो वो विद्यार्थियों के बीच में लंबे समय तक रही हैं। मैं विनीता जी का एक छोटा सा परिचय भी देती हूँ। विनीता जी पत्रकारिता में परास्नातक हैं। करियर की शुरुआत उन्होंने जनसत्ता से की, दैनिक जागरण से होते हुए नेटवर्क 18 तक वो आई और टीवी से बहुत जल्दी उनका मोह भंग हो गया। तो उन्होंने टीवी को 2006 में अलविदा कह दिया और दैनिक जागरण के मीडिया इंस्टीट्यूट से वो शिक्षक के तौर पे जुड़ गई और लगभग 17 सालों से वो मीडिया के विभिन्न संस्थानों में अध्ययन अध्यापन करती रही। लेकिन अक्टूबर 2019 में उन्होंने आईएमसी से आखिरी बार क्लासेस ली और उसके बाद शिक्षा एजुकेशन मिनिस्ट्री के वो फॉरेन स्टूडेंट के रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम से जुड़ गई। उसके बाद उनके एजुकेशन का एक दूसरा दौर शुरू हो जाता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जोड़ने का है। तो विनीता जी अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो मैं जी आपसे जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी नमस्कार, जी स्वागत है बिल्कुल आपका। बिल्कुल।
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चूंकि आप लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में रही हैं और बदलते दौर के साहित्य से भी आप जुड़ी हुई हैं। आपकी नई पुस्तक बेहया भी मेरे ख्याल से पाठकों के बीच में आ चुकी है शायद। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप नए दौर के साहित्य से भी जुड़ी हुई हैं और लिख भी रही हैं, आपकी पहली ही पुस्तक है। आप विद्यार्थियों से भी जुड़ी रही हैं, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि नए दौर के जो अभी जो इंटरनेशनल ग्लोबल चेंजेस जिस तरह से आए हैं, उस परिवर्तन के दौर के जो नए विद्यार्थी हैं वो साहित्य से कितना जुड़ पा रहे हैं और साहित्य में वैलेंटाइन से अलग बसंत को वो देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका सुनीता जी। इस समय हम देख रहे हैं जो एक नई वाली हिंदी आई है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि साहित्य से बच्चे किस तरह से जुड़ रहे हैं। कुछ समय पहले, अगर 10 साल पहले की बात करूं, तो मैं देखती थी कि बच्चे बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते थे, और अगर उन्होंने पढ़ी थी तो वो अंग्रेजी साहित्य या उसका अनुवाद ज्यादा पढ़ रहे थे। पर जो नई वाली ये हिंदी और एक जो नई धड़ा शुरू हुआ है नई तरह की भाषा का, जो सरल है, उसके सरलीकरण से क्या हुआ है कि जो नए बच्चे हैं वो भी आज की तारीख में साहित्य को पढ़ रहे हैं और हिंदी की किताबें, हिंदी का साहित्य अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसके साथ में आप जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन ऐसा होता है, युवावस्था होती है, बच्चों को नए नए संबंध मिलते हैं, नए नए एक्सपोजर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि एक, जैसा अभी नवीन जी ने भी बोला, कि जो माघ मास है उसको ये फरवरी वाले इश्क ने थोड़ा सा ज्यादा ढक लिया है, बजाय इसके कि जो हमारे समय में एक सरस्वती पूजा होती थी और बसंत पंचमी देखी जाती थी। पूर्वी अगर भाग की बात करें हम लोग भारत की, तो अभी भी पूर्वांचल में, बिहार में, बंगाल में, सब जगह पे सरस्वती पूजा की और बसंत पंचमी की काफी मान्यता है और इसको अच्छे से मनाया भी जाता है। जिस हिस्से में मैं रहती हूँ एनसीआर में, वहां पे भी उत्तर प्रदेश और बिहार के काफी लोग हैं, तो एक अच्छी धूम देखने को मिलती है। पर नए बच्चे इसको इश्क वाली फरवरी के रूप में ज्यादा मना रहे हैं। विद्यार्थियों को जो हम लोग देखते हैं, तो ये 20-22 साल पहले अगर आप देखें तो हम लोगों ने वैलेंटाइन डे का नाम पहली पहली बार सुना था। और अगर अभी 5-7 साल पहले की बात है, जब ये एक दिन से निकल के पूरा हफ्ता हो गया, तो ये हफ्ते भर का प्यार जो वैलेंटाइन वीक है, ये हफ्ते भर का एक जो प्यार है, ये आजकल ट्रेंड में भी है और साहित्य में भी देखने को मिल रहा है। तो यकीनन जो विद्यार्थी हैं और जो यंग हैं, उनके जीवन का ये बसंत है, वो उसको अच्छी तरीके से इसका लुत्फ उठा रहे। जी, आपने नई वाली हिंदी का जिक्र किया, तो चूंकि नई वाली हिंदी को आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2011-12 में हिंदी युग के माध्यम से ये टैग लाइन स्टार्ट हुआ है, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ, शैलेश ने इसको शुरू किया। तो लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कहें कि नए दौर का जो साहित्य एक तरह से मैगी नूडल्स साहित्य का भी परिष्कार कर रहा है। जैसे हम रात में सोते हैं, सोते समय परिकल्पना करते हैं और एक किताब लिख देते हैं, सुबह वो चर्चा में आती है, दोपहर में हाईलाइट हो जाती है और शाम होते होते वो हिट हो जाती है और नंबर 1 पे जाती है, लेकिन रात होते थे फिर वो डंप हो जाती है, फिर डब्बे में चली जाती है। तो बसंत का भी शायद ऐसा ही कुछ है कि वो एक ही महीने तक सुरूर आपको देता है, उसके बाद बाकी महीने इतने परिवर्तनशील होते हैं भारत में कि आपको बसंत फिर याद नहीं आता, फिर 1 साल बाद याद आता है। तो नए दौर का जो साहित्य है, आप इसको कैसे, नई वाली हिंदी का जब आपने जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि इस पर भी एक सवाल होना चाहिए आपसे, क्योंकि आप सभी लोग नई वाली हिंदी से जुड़े और मुझे लगता है नई वाली हिंदी से पाठक वर्ग भी बहुत जुड़ा हुआ है। तो ये नया शब्द, नया विचार जो आया है, क्या ये नया विमर्श भी खड़ा करने में सक्षम है? आपको क्या लगता है? तो पहले बसंत से शुरू करते हैं। जैसा आपने बताया कि लोग साल भर में भूल जाते हैं कि बसंत आता है। पहले क्या होता था, जैसे बसंत को हम ऋतुराज कहते हैं, सर्दियां विदा लेती हैं, दिन भर गुनगुनी धूप होती है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं, नई कोपलें फूट रही होती हैं, कहीं सरसों की पीली फसल दिख रही है, कहीं किसान खुश है, पलास के फूल, आम की बौरें, कोयल की कूक, ये सारी चीजें क्या था, हम अपने काव्य में और साहित्य में हमेशा से देखते आए हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को तो प्रकृति का सुकुमार कवि वैसे भी कहा जाता है। तो निराला से लेके महादेवी वर्मा, नागार्जुन, किसी को भी आप देखेंगे, सबने बसंत को एक तो नई शुरुआत से, परिवर्तन से, परिवर्तन से और किसी भी नई शुरुआत से, साथ में जैसा कि आपने बताया अभी कि बसंत कामदेव के पुत्र हैं, तो माघ महीने में ये कहा भी जाता है कि रति और कामदेव पृथ्वी पर आते हैं और आकर प्रकृति में प्रेम का संचार करते हैं।
तो प्रेम का एक महीना सावन और एक बसंत वो हमेशा से साहित्यों में देखा जाता रहा है। अभी जो नया वाला साहित्य है उसमें जैसा अभी नवीन जी भी कह रहे थे कि जो आज का ट्रेंड होता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो कंटेम्प्रेरी है, तो वो चीजें आप कहें तो प्रतीकात्मक से हट के चीजें यथार्थवाद में आ गई हैं। और अच्छा साहित्य, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ मैगी नूडल में चल रहा है। काफी हद तक अगर आप देखें तो कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लोग लिख रहे हैं। व्यंग जो है पहले से तीखा है, बातें आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद में आ चुकी हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। और भाषा की अगर बात करें तो भाषा इतनी सरल हो गई है कि पहले क्या होता था कि अगर किसी को साहित्य कोई पढ़ने वाला है या पढ़ता है तो मानते थे बड़ा ज्ञानी होगा, कि उसको ये क्लिष्ट हिंदी और परिमार्जित भाषा जो है वो समझ में आनी चाहिए। आज की तारीख में भाषा के सरलीकरण की वजह से घर घर में, जगह जगह पे लोग उसे आराम से पढ़ पा रहे हैं। तो एक पाठक वर्ग का जो एक बेस होता है वो बढ़ा है, और खास करके युवा वर्ग उसको पढ़ पा रहा है। तो ये एक बेहतरीन विकल्प हमारे पास तरह तरह के मौजूद हैं। तो पुराने साहित्य को ऑफ कोर्स पढ़ा जा रहा है, लेकिन साथ साथ में जो नए आ रहे हैं उसमें भी लोगों की अच्छी रुचि है, अच्छे विचार आ रहे हैं। अगर आप देखें कि भाषा की मर्यादा बना के रखी जाए, जो एक वेब सीरीज के इस कल्चर ने क्या किया है, भाषा की मर्यादा थोड़ी फूहड़ता बढ़ गई है। जी जी, तो वो अगर आप बना के रखें तो नई वाली हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। सरल भाषा है, लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं। मर्यादा में अगर है और फूहड़ता नहीं है तो नए विचारों और भाषा शैली और नए कहानी कहने के अंदाज का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक आप देखें तो युवा इससे जुड़ रहा है। जी, शायद इसीलिए यह महीना स्वागत का महीना भी है, क्योंकि पर डे कोई ना कोई चीज होता है और हम लोग उसका स्वागत कर रहे होते हैं। और प्रकृति के साथ साथ मनुष्येतर भावनाओं से भी हम सब जुड़ रहे होते हैं। सिर्फ प्रकृति में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जीव जंतुओं में भी तमाम तरह के परिवर्तन हम देख रहे होते हैं। अगला सवाल मैं सिनी जी से करना चाहूंगी, और सिनी जी का थोड़ा सा मैं परिचय दे देती हूँ। सिनी वाली शर्मा जी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां, व्यंग लेखन निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। हंस अकेला रोया इनका पहला कहानी संग्रह है, जिसका डोंगरी में अनुवाद भी हो चुका है। नॉट नाल पर इन्होंने सगुनिया काकी की खरी खरी व्यंग लिखा था, जो प्रकाशित हुआ है संग्रह के रूप में। कहानी करतब बायस का हिंदी अकादमी के द्वारा नाट्य मंचन भी हुआ है। सिनी वाली का दूसरा कहानी संग्रह अभी पाइपलाइन में है, आने को है, और जिसके लिए हम इनको साधुवाद देते हैं। चूंकि सिनी वाली ग्रामीण कहानियां निरंतर लिखती रही हैं, इनकी कहानियों में ग्राम का जो सुगंध है वो बहुत ही सघन तौर पर हमें देखने को मिलता है। मैं सिनी जी से जानना चाहूंगी कि ग्रामीण, चूंकि ये ग्रामीण समाज को भी देख रही हैं और अभी दिल्ली एनसीआर में रह रही हैं, तो यहाँ के समाज को भी देख रही हैं, यहाँ के कल्चर से भी अवगत हैं। तो ग्रामीण समाज में जो वसंत हुआ करता था उसका एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था, लेकिन अब जो उसका सांस्कृतिक स्वरूप बदला है उसे आप कैसे देखती हैं? आपका अपना इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है? पहले तो सबको मेरा नमस्ते। गांव में मैं बहुत सालों तक रही हूँ और बहुत करीब से मैंने हर चीज़ देखी है वहाँ पर। तो पहले बसंत जो आता था तो वो घर से सामने खेत खलिहान है, क्योंकि घर उस वक्त कम होते थे, छोटा छोटा टोला होता था और संख्या घरों की कम होती थी, तो खेत ज़्यादा दिखते थे। तो आप घर से थोड़ा बाहर निकलिए या आंगन से भी आपको दूर तक सरसों का खेत या कोई पेड़ फूलों से लदा हुआ दिख जाएगा। लेकिन अब इधर कुछ सालों में वहाँ भी मतलब बड़ी-बड़ी इमारतें तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 2 मंजिला 3 मंजिला घर तो आराम से बन रहा है और अब घरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे कि खेत कम हो गए हैं और आसानी से थोड़ा मुश्किल हो गया कि घर से बाहर निकले और आपको सरसों दिख जाएगा। उसके लिए आपको या तो छत पे चढ़ना पड़ेगा, तो आप सरसों देख सकते हैं। पहले सरस्वती पूजा में प्रसाद जो बँटता था तो या तो कागज़ का प्लेट होता था या फिर मिट्टी का छोटा-छोटा सा कोई बर्तन जैसा हुआ, उसमें बँटता था। लेकिन अब जो परिवर्तन आया है कि प्रसाद मात्रा में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत सारे लोगों को बाँटा जाता है, लेकिन अब वो प्लास्टिक के थैले में पैक हो गया है। और आपको शाम तक तो मिलेगा ही, लेकिन आपको वो जो बचा है वो सुबह तक आपको घर-घर जाके बाँटा जाता है और सरस्वती जी के जाते-जाते पूरा पॉलीथीन रास्ते पे आपको
आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बदलाव जो इन सालों में मैं देख रही हूँ कि पहले गाँव भरा-भरा होता था, लोग ज़्यादा होते थे। अब गाँव खाली हुआ है। जिन गाँवों को मैं देख रही हूँ, वहाँ पर वृद्ध हैं या फिर युवा तो लगभग बाहर हो जाते हैं, छोटे बच्चे भी अब जिनके माता-पिता बाहर हैं, तो छोटे बच्चे भी कम हो गए हैं। तो वो वाला जो उत्साह पहले होता था, अब उसमें कमी आ रही है। ये चीज़ तो देखने में आ रही है वहाँ पर। अच्छा, और ये जी सुनिए, हाँ, आपकी जी, इसी जी। बात में एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी कि कमी जी। के साथ साथ पहले एक श्रद्धा भाव होता था। हाँ, हाँ, आपको उस पर आप मैं आ उसको रही कैसे देखते हैं, उसको आप जी, कैसे बिल्कुल, मैं व्याख्यात आ रही करेंगे हूँ। कि जी, वो भाव क्या जी। रहा? जी, बिल्कुल, मैं आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ। पहले अगर लाउड स्पीकर पहले कम उपयोग में आता था या हुआ भी तो कहीं गाँव से 1-2 जगह से आवाज़ आती थी। अब ऐसा नहीं है, अब है कि अगर आस-पास आपके 10 जगह बैठा है, संख्या मूर्तियों की बढ़ गई है, तो शोर भी ज़्यादा होने लगा है। उसके बाद जब वो विसर्जन होता है, तो पहले एक दिन तय था कि इसके अगले दिन या 1 दिन के बाद कर देंगे, अब ऐसा नहीं है। अब तो मैं देखती हूँ कि वो करीब किसी का मन है तो वो 4 दिन बाद भी विसर्जन कर सकते हैं और उस विसर्जन करते हुए जब वो भोजपुरी गाने बजते हैं, एकदम फूहड़ वाले गाने बजते हैं, तो वो 2-4 दिन आपको काटना मुश्किल हो जाता है और आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं इसमें। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में आता है कि ये फूहड़ता आखिर किस तरह से उन लोगों तक पहुँच रही है? क्योंकि वो गाँव में हैं और बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं जो बिना सोचे-समझे इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ भी भाषा, कोई भी शब्द और वो लोग आसानी से पकड़ लेते हैं। तो एक ये बड़ा पहुंचने परिवर्तन का जो है माध्यम तो देखिए टेक्नोलॉजी है, तकनीक से अब हाँ, वही पूरा मैं कह रही हूँ कई कोई भी माध्यम हैं, कोई देश एक अछूता माध्यम नहीं ज़िम्मेदार है। नहीं है इसके लिए, हाँ, कई अब तो माध्यम हैं डिजिटल इसके। इंडिया में भी हम प्रवेश कर चुके हैं, जो चीज़ें हाँ, नहीं बिल्कुल। होती थी। अभी लॉकडाउन हुँ, के दौरान आपने देखा होगा कि गाँव-गाँव में भी शिक्षा का जो स्तर है वो फ़ोन पर आकर के डिपेंड हुआ, हालाँकि जिसके पास नहीं है वो शिक्षा से वंचित भी हुए। ये अलग विषय, हम हाँ, उस पर नहीं जाएँगे। हम हाँ, अपने बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हम पुनः नवीन जी की तरफ जाते हैं। मैं नवीन जी से जानना चाहती हूँ, चूँकि वो तकनीक और मार्केटिंग से भी जुड़े हुए हैं और अब नए दौर के साहित्यकारों को लेकर के अक्सर बहस हो जाती है। एक बार के अपने वक्तव्य में रवि बुले जी ने भी कहा था कि आज कालजयी और पॉपुलर जैसी बहसें बेमानी हो चुकी हैं। दरअसल ये आज का जो साहित्य लिखा जा रहा है वो लेखकों के नई शैली का साहित्य है। आप चूंकि मार्केटिंग से भी जुड़े हुए हैं और नई वाली हिंदी के भी बहुत अच्छे लेखक हैं, पॉपुलर लेखक हैं, तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग ने साहित्य के पैकेजिंग को जिस तरह से बदला है, उसका असर कितने समय तक रहेगा? क्योंकि ये इसको आए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये मुश्किल से 5-7 सालों का मामला है, बहुत पुराना नहीं है, दशकों का भी नहीं है। आप इसका भविष्य क्या देखते हैं? कि मार्केटिंग जब भी किसी चीज में आएगी वो उसको हमेशा आवाज नहीं ग्रोथ आ देगी, रही। ये मेरा। जी जी, अभी अभी बेहतर है। जी जी, मेरा ये मानना है कि जी, मार्केटिंग बेहतर जब है। भी कहीं आएगा ग्रोथ तो निश्चित तौर पे होगा ही होगा। और चूंकि मार्केटिंग की जो है अपने साथ कई सारे प्लस और माइनस को लेके आता है, तो जब ग्रोथ एकदम से आएगी किसी भी चीज में तो वहां कुछ प्लस माइनस दोनों आएंगे। नई हिंदी को लेके जो सारी बहस है, एक एक तो भाषा के स्तर पे जब विनीता जी बात कर रही थी, वैसी पॉइंट पे मैं एक बार फिर से आता हूँ कि जितने लोगों से आप पूछें कि आपने जी सबसे बिल्कुल, ज्यादा स्वागत। किसको पढ़ा है, तो आपके पास जवाब आएगा प्रेमचंद। 99% हिंदी पाठकों का जवाब होगा प्रेमचंद। अगर आप कारण को समझने की कोशिश करें तो प्रेमचंद का जी लिखा हुआ सबको समझ में आ जाता है। उनका लिखा हुआ जितना सरल भाषा है वो सबको समझ में आ जाती है। तो मुझे नहीं पता उस टाइम प्रेमचंद जी को किसी ने नई हिंदी कहा था कि नहीं कहा था। तो भाषा जिस समाज के लिए है, जिन लोगों के लिए है, अगर उनको समझ में आ रही है वो मायने रखता है। एक साहित्यकार होने के नाते ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि भाषा की मर्यादा, जो विनीता जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया था और वो मुझे बहुत सही लगता है, कि वो मर्यादा का सम्मान करना है, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, आपको उस चीज को ध्यान रखना है। तो एक उतना सा फर्क है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस भाषा के ऊपर कोई ये विवाद हो कि ये भाषा नई है, क्या अलग हो गई, कोई फर्क नहीं। मार्केटिंग की जहां तक बात है, जब समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। पहले के समय में मैगजीन्स हुआ करती थी और साहित्यिक मैगजीन थी जहां पे कि
रचनाएं छप रही हैं। अब न्यूज मैगजीन्स के अंदर भी साहित्य के लिए एक स्पेस हुआ करता था और साहित्य का प्रचार उनके माध्यम से हुआ। बाजारवाद का समय आया, चीजें बदलनी शुरू हुई और मैगजीन्स अखबारों के साथ ये दिक्कतें आने लगी कि रेवेन्यू सोर्स कहाँ से आए, और वहां भी कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग का ही प्रेशर था। तो ये जो प्रेशर आना शुरू हुआ तो कहीं उसमें साहित्य पीछे हटा। अब टेक्नोलॉजी जब दोबारा आई है, टेक्नोलॉजी ने लेखकों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि उनके पास एक नया तरीका खड़ा हो जाए, एक नए माध्यम से हम पाठकों के पास पहुंच सकें। इसका एक फायदा ये होता है कि एक ऐसा लेखक जो कि बहुत बड़े प्रकाशक के पास नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो अच्छा लिखता है तो अच्छा लिखने के ये इस तकनीक के माध्यम से अपने पाठकों के पास पहुंच सकता है। अगर आप इसका देखें, रविंदर सिंह अंग्रेजी में बड़े पॉपुलर हैं, आई टू हैड अ लव स्टोरी। पेंगुइन ने उसको बाद में छापा, लेकिन वो पहले एक बहुत छोटे पब्लिशर से छपे थे। कंटेंट युवाओं को पसंद आया, वहां से आके एक बड़े पब्लिशर की तरफ गए। तो ये टेक्नोलॉजी ने निश्चित तौर पे ये बेनिफिट दिया है कि हम उस नए मार्केट को कैप्चर करें और मार्केट को बढ़ाने में भी मदद की है। नई हिंदी की वजह से नई हिंदी के लेखकों की मार्केटिंग का लाभ दरअसल उन लेखकों को ज्यादा मिला है जो कि उस बीच के दौर में थे जब कि साहित्य रचनाओं के बारे में अखबारों में ज्यादा बात नहीं होती थी। जब युवाओं ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू करते ही वो एक समय के बाद क्या होता है कि एक जैसा टेस्ट आ रहा है, एक टेस्ट के बाद आप टेस्ट चेंज करना चाह रहे हैं। वो 3, 4, 5, 7 लेखकों को पढ़ेंगे, एक ही लेखक की सारी किताबें पढ़ेंगे, फिर उनको लगेगा कि अब मेरा कुछ तो विकास हुआ मानसिक, वो कुछ और पढ़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट मुझे हमेशा टेक्नोलॉजी का और इस नए लेखकों की मार्केटिंग का हुआ है। अब जो दूसरी चीज है कि क्या ये लंबा चलेगा, और एक जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि इसमें तो कचरा भी आ गया। कचरा ऐसा नहीं है कि पहली बार लिखा जा रहा हो या पहले नहीं लिखा गया, हमेशा लिखा गया था। अभी प्रचार से हर चीज जल्दी पाठकों के पास पहुंचती है, लेकिन पाठक इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो चीज कब तक चलेगी। मैंने जब अपनी अपना कैरियर शुरू किया था मार्केटिंग का, तो मैंने दैनिक जागरण से शुरू किया था, वहीं ब्रांड एग्जीक्यूटिव था मैं। और मेरे जो पहले बॉस थे वो एक मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाया करते थे, उसके बाद यहाँ पे वो थे। उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, कंटेंट इज किंग। इस चीज को कभी मत भूलना। तो जो भी चीजें हम मार्केट करके आगे लेके आ रहे हैं, एंड ऑफ द डे पाठक कंज्यूम सब करेगा, टिकेगा वो जहां पे कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि उसको लगेगा कि ये मेरे को कहीं टच करती है या मेरे समाज के आसपास है। अगर आप किसी भी किताब की बात करें, बहुत सारे लेखकों की किताबें आई, जो आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि सुबह आई, दोपहर को हिट हुई और शाम तक चर्चा बनी और रात को गायब हो गई। तो उनमें से कुछ किताबें हैं जो अगले दिन भी उसकी चर्चा होती है। एक ही लेखक की 4 रचनाओं में से एक चर्चा जो है अगले 3, 4, 5 साल भी होती जा रही है और शायद आगे भी होगी, कुछ रचनाओं की नहीं होती। तो ये फिल्टर आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मुझे लगता है कि मार्केटिंग को पूरा जोर लगाना चाहिए, चीजों को मार्केट में डालिए एंड लेट इट फिल्टर आउट। पाठकों को तय करने दीजिए कि कौन सी चीज उनको पढ़नी है, कौन सी चीज उनको नहीं पढ़नी है। एक समय के बाद फिल्टर आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ अच्छा कंटेंट, ये मेरा भरोसा है। बिल्कुल। मैं आपके इस भरोसे के साथ सहमत हूँ, क्योंकि किस्सों कहानियों में नया ट्रीटमेंट जो है हमेशा पाठक को आकर्षित करता रहा है। विनीता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि आपने भी बिल्कुल साहित्य में अपनी दखल दे दी है, पहले से भी रहा होगा, लेकिन मैंने देर से पढ़ा, ये मेरी कमी भी हो सकती है। लेकिन इस सूचना क्रांति के दौर में साहित्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है और नया लेखन इतना व्यापक हो गया है कि हर दूसरा व्यक्ति एक सहज प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिखने लगा है। पहले ऐसा नहीं था, इतने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास भी नहीं थे और ना लेखकों को पता था कि वो छपेंगे कैसे और छपेंगे तो पहुंचेंगे कैसे। आज पहुंचना बहुत आसान हो गया है, तकनीक ने बहुत सारे रास्ते दे दिए हैं। तो तकनीक के माध्यम से जो लेखन हो रहा है या फिर जो छपाई के माध्यम से लेखन होता रहा है, उन दोनों के बीच में विद्यार्थियों में क्या संकेत रहा, क्या किस तरह की चर्चा होती है? क्या कभी आपने ऐसा फील किया अपने विद्यार्थियों में कि वो छपाई के ज्यादा महत्व देते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यमों को? अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करती हूँ कि मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो मेरे पास जो छात्र आते हैं वो 19 से 25 वर्ष के आमतौर पे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहली बार अपने शहर से, अपने गांव से बाहर निकले होते हैं और आके वो दिल्ली की चकाचौंध में कुछ खो जाते हैं और कुछ नया ढूंढ, हाँ, कुछ लोग नया ढूंढ लेते हैं और कुछ खुद खो जाते हैं। तो हर तरह के छात्र होते हैं। हमने जो अभी तक प्रवृत्ति देखी है, जो 100 छात्र की क्लास में कोई वो 1 या 2 होते हैं जो दरअसल किताबें पढ़ते होते हैं।
या जिन्हें किताबें पता होती हैं। कुछ एक चर्चित किताबों के नाम छोड़ दीजिए कि गुनाहों का देवता सबको पता होती है, पढ़ी और नहीं पढ़ी, पर सबको पता है जी नाम लेना है कौन सा जी, गुनाहों का देवता, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ एक और नाम होते हैं जो यूं ही आपको याद हो जाते हैं। अंग्रेजी में अल्केमिस्ट आज की तारीख में हर किसी की पढ़ी या नहीं पढ़ी फेवरेट पुस्तक है, क्योंकि उन्होंने सुनी है या इंटरनेट पर देखी है। तो ये चीज छात्रों के साथ में है। पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं, तो हम उनको प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जो कंटेंट इज किंग की बात है, ये चीज हम लोग मास कम्युनिकेशन में लगातार बच्चों को बताते हैं कि आप कुछ भी करना चाहते हो, आप एडिटिंग करोगे, आप कैमरा करोगे, आप लिखोगे, आपको आपकी बैकबोन जो है वो कंटेंट है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, एंकर बनना चाहो, चाहे रिपोर्टर बनना चाहो, चाहे प्रोड्यूसर बनना चाहो, तो उनको हम प्रेरित करते हैं कि वो पढ़ें। असाइनमेंट्स देते हैं, बुक असाइनमेंट्स, कि आपको एक किताब पढ़नी है और उसके बारे में पूरा लिखना है। तो इस जरिए हर सेमेस्टर में हर बच्चा एक किताब कम से कम पढ़ पाता है। वरना तो मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा देखना चाहता है। कुछ कुछ वो इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, ज्यादा लोग क्या कहना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग साइट में अपना समय ज्यादा देते हैं। पर जो अंडर ग्रेड बच्चे आते हैं उन्हें हम हर सेमेस्टर की एक किताब पढ़ा देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे आते हैं, कुछ उन्होंने पढ़ा होता है और कुछ वो दरअसल बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि वो ना कुछ बनने ही आए हैं, उन्हें अब सीधे नौकरी चाहिए, तो वो थोड़ा सीरियस होते हैं। तो वो छपी हुई किताबें भी पढ़ते हैं, और कंटेंट जैसा अभी नवीन जी बता रहे थे, बड़ी जल्दी फिल्टर आउट हो जाता है। वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि कौन सी फिल्म की ये कहानी है और कौन से सीरियल का ये सीन है। वो एक एक चीज को उस किताब में पकड़ लेते हैं। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो जो कंटेंट है, अगर वो ओरिजिनल नहीं है और बेहतर नहीं है, तो वो टिक तो खैर नहीं पाता है। लेकिन हाँ, बच्चों के हाथ में किताबें आज की तारीख में पहले से थोड़ी ज्यादा हैं। जो 5 साल पहले बहुत कम थी, उससे अब बहुत बेहतर है। और अभी बेमानी मतलब है। ये एक जी, अगर भगवती जी चरण शर्मा की या धर्मवीर भारती वाली हिंदी आज के भगवती दौर में हम शर्मा जी। सीखने की कोशिश करें, तो वो मुझे लगता है कि बेमानी है। क्यों ऐसा करना है? जो लिख रहे हैं वो सरल और अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। जब तक भाषा मर्यादा में है, ठीक है। जी बिल्कुल, सारा मामला आके मर्यादा पर ही रुक जाता है। लेकिन हम पुराने साहित्य में अगर गौर फरमाएं या पीछे के हम साहित्यकारों पर चले जाएं, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हो चाहे बिहारी हो, अगर उन्होंने कंचुकी का जिक्र किया तो कंचुकी किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें शालीनता वही है। अगर उसकी व्याख्या करने जाएं तो भाषा की मर्यादा शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है। मैं सिनी वाली जी से जानना चाहूंगी, चूंकि वो साहित्य बतौर वो नई वाली हिंदी के पैरोकार में नहीं आती हैं। एक साहित्यिक हिंदी के तौर पर उनकी अपनी एक पहचान है। साहित्य में वसंत को आप कैसे देखती हैं, कि वसंत को साहित्य में कैसे रखा जाता रहा है और इसके पीछे का क्या मंतव्य रहा है? चूंकि आप खुद भी साहित्यकार हैं, तो शायद इस भाव को बता सके दर्शकों के लिए। मुझे लगता है कि जब मनुष्य बना है जब से, और उसके साथ ही प्रकृति भी बनी है, और दोनों का प्रेम स्वाभाविक रूप से चलता रहा है और चलता भी रहेगा। साहित्य में वाल्मीकि से अगर हम देखें तो वहाँ से भी बसंत का वर्णन आता है। वाल्मीकि को देखते हैं या फिर कालिदास को देख लें, तो उनकी तो कालजयी रचना है, सभी को पता है। उसमें बसंत है, उसमें प्रेम है तो बसंत है। और फिर गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। और इधर बांकी दिनकर जी हो या महादेवी वर्मा हो, सभी ने वसंत के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। और अभी के साहित्य में जो वर्तमान साहित्य है, इसमें प्रेम तो बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं है, अलग-अलग रूपों में है और मर्यादा में भी है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्रकृति मिस हो रही है उससे। इसका एक कारण भी है कि हम प्रकृति से दूर हैं, चाहे हमारी लाचारी हो कि हमें अपना काम देखना है, जीवन देखना है, भाग-दौड़ में दौड़ना है। तो कहीं न कहीं हम उसकी कीमत चुका रहे हैं और प्रकृति से दूर जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से प्रकृति गायब है प्रकृति, लेकिन कम मात्रा में है। और मुझे लगता है कि साहित्य का एक जो दायित्व है वो प्रकृति के प्रति भी होना चाहिए। अच्छा,
ये होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत थे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद ने उस कड़ी को आगे भी बढ़ाया बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी नए दौर के साहित्य में शायद ये चीजें कम देखने को मिल रही हैं। मानसल साहित्य ज्यादा देखने को मिल रहा है। साहित्य ज्यादा है, बेशक प्रेम का खूब वर्णन हो रहा है, बल्कि प्रेम के न जाने कितने सेट्स दिखाई देने लगे हैं। शायद इतने प्रेम हमने कभी देखे भी नहीं होंगे। जी, मुझे लगता है कि जी। बावजूद आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि प्रकृति कहीं न कहीं वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। शायद प्राकृतिक सौंदर्य शास्त्र की वहां पर हमें कमी दिखाई देने लगी है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संपर्कवाद ने एक कीर्तिवाद से जोड़ दिया है। क्योंकि हम संपर्क के बहुत सारे टूल यूज कर रहे हैं, तो संपर्क ने हमको क्या किया कि हमें कीर्ति से विभूषित कर दिया। तो हम हो सकता है कि ये भी एक वजह हो। खैर, हम इसी बात को हम थोड़ा आप लेके चलते हैं नवीन जी की तरफ, क्योंकि वो व्यंग में भी अपनी बात कहते हैं तो उसमें एक रसानंद मौजूद होता है। तो वो ऋतुओं का ही शायद असर होगा, मैं ऐसे देखती हूँ इनके व्यंग को। तो आप व्यंगात्मक ऋतुओं में, मतलब ऋतुओं में व्यंगात्मक अगर श्रेणी में हम रख करके आपसे सवाल करें, बहुत मैं सरल कर दूं सवाल को, क्योंकि पहले ही आपने कहा था सरल होने चाहिए, कि अगर मैं इस बसंत के मौसम जी जी बिल्कुल, अगर हम इस बासंतिक मौसम में, बासंतिक तो समझ में आएगा ना, तो मैं बासंतिक मौसम में अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि अगर छात्र राजनीति से अलग व्यंग की राजनीति में बसंत को कैसे देखते हैं? देखिए, व्यंग भी है, राजनीति है और बसंत है, 3 शब्द हैं। जी, ये वाला समय तो इतना शानदार समय है। अगर मैं इस पूरे पीरियड को जब देखता हूँ तो मैं इस पीरियड को देखता ही हास्य की नजर से हूँ। जो मेरा बचपन से जब मैंने हास्य कविताएं सुननी शुरू की, वो पता चलता है सारे कवि सम्मेलन इस समय में होने शुरू होते हैं। व्यंग्यकारों का ये बेहतरीन समय होता है कि वो यहाँ से शुरू होते हैं, बुरा न मानो होली है कह के वो धो डालते हैं। कई बार तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि एक बार जो है मैं भी एक पूरी सीरीज चला लूं अब से लेके होली तक, कि हर चीज के ऊपर एक छोटा छोटा सा। लेकिन हाँ, कई बार राजनीति जो है ऐसी चीज हो गई है जहां पे कई बार डर लग जाता है कि आपको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। और राजनीति सिर्फ स्टेट की राजनीति नहीं, ये देखिए की राजनीति में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कितना बोले। पर ये बड़ा ही शानदार समय है। मैं व्यंग्य को एक्चुअली अगर मौसम के हिसाब से देखे तो मैं इस समय को ऐसा देखता हूँ जहां पे कि हास्य की फुहार जबरदस्त आती है और बिना किसी रोक टोक के आती है, और अंततः बुरा न मानो होली है पे जाके हम खत्म कर ही देते हैं। जी विनीता जी, मैं फिर आपके पास आती हूँ। आपके संग्रह में क्या वसंत की कोई चर्चा है या किसी स्वरूप में वसंत आपके रचनाओं में मौजूद है? आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। तो सुनीता जी, मैं अपने आप को ओल्ड स्कूल मानती हूँ। तो एक नई वाली हिंदी और साहित्य के बीच में जो जूझती हुई पीढ़ी है, मैं उसमें से एक हूँ। और हम लोगों के लिए क्या है, बसंत सिर्फ ऋतु नहीं है, ये एक उत्सव है नए जीवन का। तो सर्दियां जाती हैं, उसकी जो कठोरता से उजड़े हुए बियावान को हेमंत का एक स्पर्श मिलता है और पूरी जो प्रकृति होती है वो खिल उठती है। मेरी जो पुस्तक है बेहया, उसमें भी हमने इस चीज को दिखाया है परिवर्तन के रूप में। तो जैसे हर जड़ में एक चेतना आ जाती है, बसंत के रूप का वर्णन जो है वो आप काव्य में, कहानी, उपन्यास हर जगह मिलता है। मेरी पुस्तक में मैंने इसे बदलाव की तरह से दिखाया है। जिस पल में मेरी कहानी की जो नायिका है वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपना वो बीड़ा खुद उठा लेती है और अपने दिल और अपनी सोच पर जमी हुई जो बर्फ है उसे झाड़ कर आगे बढ़ जाती है। तो वो जो उसकी जिंदगी में नएपन का जो पल है, वो जो उसकी जिंदगी में बसंत का जो स्पंदन है, उसकी रूढ़िवादी रवायतों को तोड़कर नए जीवन की तरफ आगे बढ़ने का, उसको मैंने अपनी कहानी में संजोया है इस रूप में, जो बसंत के साथ में आता है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे वो अपनी जो पुरानी सोच और जो प्रॉब्लम्स हैं उसे झाड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो बसंत को, हाँ, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ और अभी उसी के बीच में झूल रही हूँ पूरे तौर पे, ना नई वाली हिंदी के हम लोग और साहित्य की जड़ें बहुत गहरी हैं जीवन में। तो हाँ, हमारे लिए बसंत इश्क वाली फरवरी से थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। जी, मोहनलाल रत्नेश सहदेव भी इस बात को कहते हैं कि अगर हम
हमारी सोच पुरातन नहीं है तो हम नवीन है, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं। तो दिमाग पर बुजुर्गियत नहीं हावी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ नवीन ही नवीन है। और ये मौसम ही नवाचार और नव पल्लव का है, तो नवीनता बनी ही रहनी चाहिए। सिनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने भी काफी कहानियां लिखी और आपकी कहानियों में ग्रामीण जीवन जो है बहुत स्पंदित होता है। तो आपकी कहानियों में क्या बसंत का कोई स्वरूप चित्रित है, तो वो किस रूप में है? मेरी एक कहानी में बसंत है, या कहिए कि होली है, लेकिन वो बुजुर्ग की होली है, जो बुजुर्ग दंपति हैं आमतौर पर मान लिया जाता है। मैंने गांव में देखा भी है और कुछ हद तक थोड़ा बहुत शहरों में भी देखा है कि आप बुजुर्ग हैं तो फिर पति पत्नी के बीच निकटता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यही वो समय होता है जब निकटता होनी चाहिए, और उस कहानी में ऐसे ही पति पत्नी हैं जो 2 बेटों के साथ अलग-अलग रह रहे हैं, लेकिन वो उस होली को मनाते हैं। और किस तरह से मनाते हैं, वो सिर्फ़ फूलों से होली किस तरह खेलते हैं, ताकि वो क्षण भर या कुछ घंटों की खुशी उनके पास टिकी रहे, एक नया जीवन उन्हें मिल सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे की जो रचनाएँ आएँगी उसमें बसंत तो आएगा ही। जी। ओके। नवीन जी, चूंकि आपके जनता स्टोर में बसंत तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल आप जानना चाहती हूँ कि क्या भविष्य में आपके रचना में वैलेंटाइन से अलग क्या कोई बसंत का नया स्वरूप हम लोगों के सामने आने वाला है? बेशक वो व्यंग में ही हो, राजनीति में ही हो, तो क्या ऐसा कुछ योजना आपके दिमाग में है या आप तैयार कर रहे हैं? तो अगर संभव हो नहीं, तो मेरे साझा दिमाग करें। में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ जो मेरा रचना वाला तरीका है वो जो है एकदम टाइम के साथ चलता जाता है। मतलब मैं बहुत पहले से वैसा कुछ फ्रेम नहीं कर सकता। अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगला उपन्यास है वो जरूर वो भी राजनीति पर ही है, और वो कई सारे वर्तमान के राजनीतिक विषयों को, ये जो पहली किताब थी जनता स्टोर, तो 95 से 2000 की बात कर रही है। अगली किताब 2002 से 2016 की कहानी है, तो उस वर्तमान की जो राजनीति है उसके ऊपर कई सारे मुद्दों को उठा रही है। तो उसमें प्रकृति तो नहीं है और अभी बसंत भी नहीं है, लेकिन राजनीति भरपूर है। चलिए, हम आपके उस नई वाली राजनीति का स्वागत करेंगे, बिल्कुल नई वाली हिंदी की तरह। एक सवाल मैं तीनों लोगों से इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। साहित्य की कोपले के अंतर्गत जो युवा पीढ़ी लिख रही है, तो आप सबको क्या लगता है कि किसमें स्पार्क है जो लंबे समय तक भविष्य के साहित्य की एक थाती को संभाल कर आगे ले जाएगी? किसकी चाहे आप नाम लें या ना लें, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य का साहित्य जो नया साहित्यकार रच रहे हैं उनमें इतना स्पार्क है कि हमारी जो साहित्य की लंबी परंपरा धरोहर है उसे संजोते हुए अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर पाएंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं हाल में मैंने नए लेखकों को बहुत पढ़ा है, जी। और जो शुरुआत में जो बात चल रही थी कि हाँ क्या वो क्विक फेम वाली चीजें हैं, क्विक आई हिट हुई चली गई, लेकिन उसी जी। बीच में अब बहुत सारे लेखकों को मैंने नोटिस किया। अब एकदम से मुझे नाम बहुत सारे याद नहीं आते, लेकिन बहुत सारे लेखक हैं। अभी सबसे ताजा ताजा जो मैंने पढ़ा था, रणविजय की किताब पढ़ी थी, दिल है छोटा सा। तो जी। वो रणविजय की जब किताब आई तो वो एकदम से उस तरह से पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी बात हो रही है, क्योंकि उसकी जो कहानियां हैं वो कहानियां उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से छोटे शहर से मेट्रो तक की कहानियां अलग अलग जीवन के उसको पकड़ के जिस तरह से दिया है, सरल भाषा में होते हुए कहीं ना कहीं छूते हुए निकल जाती हैं और वो लंबे समय तक टिकने वाली हैं। ऐसे बहुत सारे नए राइटर्स हैं जिनको आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो उस हिस्से को टच कर रहे हैं। कुछ राइटर्स के केस में शायद पहली किताब उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन दूसरी किताब के साथ उनका वो परिपक्वता दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं देने वाला, इस पीढ़ी में ऐसे लोग नहीं है जो आगे नहीं देंगे। ये फिल्टर आउट की जो हम बात कर रहे थे, वो फिल्टर आउट हमेशा होगा, और एक वो पिरामिड की तरह बनता है। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, उसमें वो पिरामिड की तरह धीरे धीरे कुछ लोग होंगे जो ऊपर जाएंगे, टॉप पे आएंगे, और वो आगे इस परंपरा को बढ़ाते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, विनीता जी, आपका क्या इस पर ओपिनियन है? आपका क्या दृष्टिकोण है? जैसा नवीन जी बता रहे हैं, एक ही लेखक की लिखी हुई अलग अलग किताब का कंटेंट भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो मैं अगर बात करूं, जैसे पंकज दुबे हैं आज की तारीख में, तो उनकी ज्यादा करके जो किताबें हैं वो
लव स्टोरीज, कुछ लूजर कहीं का, जैसे उनकी एक किताब थी, जिस समय वो आई थी तो उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो इतनी हिट होगी, लेकिन वो बाद में बहुत अच्छी बिकी और बहुत बेहतरीन चली। अंग्रेजी में थी पहले, बाद में हिंदी में आई। सिमिलर चीज आज की तारीख में मैं सत्यव्यास की जैसे किताबें देखती हूँ, तो कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं, कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं। सेम चीज दिव्य प्रकाश के साथ में है कि उनकी कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं। पहली किताब उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, शर्तें लागू जिस तरह से, मतलब चली उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो अक्टूबर जंक्शन ने बहुत अच्छा काम किया। और वो कुछ कहानियां, हाँ, मुसाफिर कैफे ने भी अच्छा काम किया, मसाला चाय भी ठीक ठाक अच्छी चली, लेकिन अक्टूबर जंक्शन जो है वो दोबारा प्रिंट में तुरंत ही चली गई, आई और बिक गई। तो इस तरह से भी है कि जो अच्छा कंटेंट है वो एक ही लेखक का कुछ ज्यादा बिक रहा है, कुछ कम बिक रहा है, तो चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं और कुछ लोग टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो हमारे जैसे लोगों ने कदम रखा है और हम बहुत प्रेम की कहानियां नहीं लिख रहे हैं, थोड़ी ज्यादा यथार्थवादी लिख रहे हैं, वैसी पसंद नहीं आती। आमतौर पे क्या होता है, जो वो पुराने टाइप का साहित्य है जहाँ पे हम इश्यूज को लेके बात करते हैं, सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं, वो आजकल थोड़ा सा बाहर है, उतना डिस्कस नहीं किया जाता है। हम लोग बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी प्रेम भरी कहानियों पे बात कर रहे हैं, पर समय बदल रहा है, चीजें नई नई आ रही हैं, प्रयोग हो रहे हैं, तो हम श्योर रुकने वाले और टिकने वाले लेखक भी हैं मार्केट में। जी, अंकिता जैन भी यथार्थवादी कहानियां लिखती हैं, जिसमें वो एक वही घटना उठाती हैं जो ऐसा लगता है जैसे वहां से उस घटना के इर्द गिर्द से वो गुजरी, या वह घटना उनके आंगन में कहीं घटित हो। अंकिता जैन में भी ये चीज हमने देखी है। उनकी ऐसी वैसी औरत जैसे जो कहानी है और जो उसका शीर्षक है, वो अपने आप में मतलब आपको पता चलता है, आप रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग एज वर्किंग वुमेन रोज रहते हैं उसी जगह पे, नौकरी पे जाते हैं, उसी समाज में रहते हैं, तो हम जानते हैं कि हम किस स्क्रूटनी, किस स्कैनिंग से गुजर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीजें हो तो रही हैं, बदलाव आ तो रहे हैं। सिनी जी, आपका क्या नजरिया है इस संदर्भ में? मुझे लगता है कि अभी तो मैंने कदम रखा है, 2-4 कदम मैं चली हूँ, लेकिन अभी का जो दौर है, ये साहित्य की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा दौर है, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी आई है वो बहुत मेहनत कर रही है, और समय के साथ वो धीरे धीरे साबित होगा कि कौन कब ठहर जाएगा, कौन आगे बढ़ पाएगा, ये तो समय बता पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि पीढ़ी मेहनती है और उम्मीद बेशक की जा सकती है। चलिए, अब जैसे कि एक साहित्य में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, मैं साहित्य के नई कोपलों से ही इसको जोड़ती हूँ कि साहित्य के नए दौर के जो साहित्यकार हैं, उसमें एक चीज जो हमें दिखाई देता है कि बात बात पे पार्टी कर लेना। इस पर कुछ दिन पहले मैंने काफी तीखी चीजें भी पढ़ी थी, तो एक सवाल मन में उठता है कि कालिदास, भभूति, तुलसी, कबीर, या फिर उस समय के या उसके बाद के या छायावादी दौर में निराला, महादेवी वर्मा का जो एक त्रिगुट रहा, फोरगुट रहा, या फिर जयशंकर प्रसाद के समय का जो रहा, या रामधारी सिंह दिनकर जी का रहा, उस दौरान ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं थी। साहित्यकार लिखते थे और लिखने के बाद आगे बढ़ जाते थे। लेकिन नए दौर का जो साहित्यकार है वो अपनी चीजों को सेलिब्रेट करता है और शायद पाठक भी उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। तो ये चीजें, जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये किताबों के मार्केटिंग में कितना सहायक है? नवीन जी। सेलिब्रेशन तो हमेशा ही होना चाहिए। जब वसंत की बात कर रहे हैं, ये भी बेसिकली सेलिब्रेशन ही है। तो हम तो सेलिब्रेट, जब मौसम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई जो सफलता है, कोई जो काम किया गया, उसको सेलिब्रेट क्यों न किया जाए। आगे बढ़ जाना ये भी एक ठीक है, वो भी एक तरीका है। आपने कुछ रचा, उसको आगे बढ़ा। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं देखता हूँ, सेलिब्रेशन का एक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पाठक जो है वो कोई फालतू की चीज तो तुरंत खरीद लेता है, लेकिन जब किताबें खरीदनी होती है तो उसको बहुत सारे विचार करता है कि क्यों, कब, कितने लोगों ने कहा, किसने कहा, तब वो तय करेगा कि वो खरीदे। ये जो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस हैं कि अच्छा जी ऑडियो बुक आ गई है, वेब सीरीज राइट्स चले गए हैं, और इतनी कॉपी बिक गई है, और इन चीजों को लेके जो ये कहीं ना कहीं एक उत्सुकता जगाना शुरू करता है पाठक के लिए कि अगर ऐसा इस किताब के साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और ये उस पाठक को पता ही नहीं लगता। ये छोटी छोटी चीजें हमारे साथ होती हैं, ये सेलिब्रेट करके ही आप उनको बता रहे हैं कि हाँ, ये चीजें हो रही हैं हमारे साथ, और आइए देखिए यहाँ पे क्या विशेष है। तो ये मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है इन सारी चीजों का, ताकि वो, मैं तो कहता हूँ असफलता का भी सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए। अगर कोई किताब किसी के न चले तो वो उस पर भी अपना खुद का मजाक उड़ा ले। मैं तो उड़ा लूंगा, अगर मेरी न चले तो मैं उड़ा लूंगा कि भाई साहब ये देखो मैंने ये कर दिया और क्या हो गया इसके साथ।
तो कम से कम आप उससे ये भी समझते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चलेंगी। पाठकों को भी आप कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाते हैं कि ये चीज इधर की तरफ जा रही है। तो मैं ऐसे इस दृष्टि जी से देखता हूँ। विनीता जी, जी विनीता जी, मैं आपसे एक अगला सवाल लेती हूँ कि इंग्लिश साहित्य जो लिखा जा रहा है, मैं इंग्लिश इसलिए कह रही हूँ कि ना वो पूर्णतः हिंदी है, सरल है बेशक, और ना ही वो पूरी तरह से अंग्रेजी है, तो मैं इंग्लिश इसीलिए शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो इंग्लिश साहित्य है, वो इंग्लिश साहित्य जो है नई पीढ़ी को इंग्लिश पीढ़ी में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में यह बातें आनी स्वाभाविक होती हैं। क्या ऐसे कुछ अनुभव आपके सामने आए हैं, तो वो आपने उसका क्या सॉल्यूशन उनके सामने रखे? मैं कह सकती हूँ कि कई बार जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, वो है न्यूज रिपोर्टिंग और टीवी प्रोडक्शन। तो उसमें क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। आप कहानियां लिखते हैं, आप न्यूज स्टोरीज लिखते हैं और फिर उनको टीवी के संदर्भ में बनाते हैं, शूट करते हैं और लिखते हैं। तो टीवी की ही भाषा में, हम लोग की भाषा पहले से बहुत सरल है। जब मैं जनसत्ता में और दैनिक जागरण में काम कर रही थी तो जो हिंदी लेकर आई थी, और जब मैंने टीवी में काम करना शुरू किया तो जो मुझे हर बात पर टोका जाता था कि आप यहाँ पर जैसे प्रयोग नहीं कहेंगे, आप इस्तेमाल का थोड़ा उससे सरल शब्द का प्रयोग करेंगी। तो मेरे साथ होता है कि मैं भयभीत हो जाती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। आप जब लखनऊ से होते हैं तो या तो आपकी भाषा जो होती है छोटे शहर में थोड़ी ज्यादा परिमार्जित, थोड़ी ज्यादा क्लिष्ट होती है। तो हम लोग के घरों में ये आमतौर पे भाषा में कठिन हिंदी शब्द बोले जाते हैं। दिल्ली में जब टीवी में हम लोग आए तो हमसे कहा जाता था कि भाई ये गलत है, ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपकी अखबार वाली भाषा जो है वो हमारे टीवी में नहीं चलेगी। तो हम लोग का वहीं से शुरू हो गया था, सरल शब्दों का जो चयन है वो वहीं पर शुरू हो गया था। अब आते हैं जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इनके साथ तो मजेदार चीजें ये हैं कि ये कई बारी हिंदी की जो स्क्रिप्ट होती है उसको रोमन लिपि में लिख देते हैं, ये देवनागरी का प्रयोग नहीं करते। और एज एक तो मैं स्मॉल टाउन, दूसरा ओल्ड स्कूल, तो हम ऐसे करके उसको फाड़ देते हैं। उनके तो फिर से लिखो, हिंदी में लिखो। अगर तुम्हें हिंदी में अपना करियर बनाना है, हिंदी चैनल में जाने वाले हो, हिंदी अखबार में जाने वाले हो, तो हिंदी आप अगर देवनागरी नहीं लिख पाएंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे, तो कैसे काम चलेगा आपका? तो ये जो पीढ़ी है ये बहुत मजेदार है, थोड़ा पुश करो तो कर लेती है। लेकिन हाँ, इंग्लिश जो है उसमें लिखते हिंदी ही है, पर रोमन का जो प्रयोग है लिखने में वो बढ़ गया है। और ये इंटरनेट वाली जो हिंदी है वो अलग ही किस्म की है। हर चीज को, इवन इंग्लिश को भी आप देखें शब्दों के साथ में जो उसके जलील करते हैं उन शब्दों को ये लोग, जो जिस तरह से लिखते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाहते हो। तो दिक्कत तो है। इंग्लिश के मैं उतना पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, सरल बोलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी भाषा पहुंचे, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे नई वाली हिंदी बोल रहे हैं, दरअसल वो हिंदी है, आम बोलचाल की भाषा, जिसमें उर्दू के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के शब्द भी हैं, और जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। पर इंग्लिश कुछ चीजों का जो एक्सप्रेशन होता है वो उसी में आता है। अब जैसे हम किताब में अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे मेरी जो नायिका है वो एक एमएनसी को हेड करती है, ठीक है, वो कंटेंट को हेड करती है, और वो उसमें तो जब उसकी बोर्ड मीटिंग्स चल रही हैं जहाँ पे थैंक यू है, वो आप जब धन्यवाद लिख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, या कहीं पे किसी से कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, तो कहीं कहीं पे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है। और वो जो इस समय का जो समकालीन चीजें हैं, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए किया जाता है, वो ठीक है, वो सापेक्ष है, वो ठीक है। जी। अगर हम इसको ऐसे भी कहें जैसे कि यूथ आइकॉन के तौर पे अगर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को ले लें तो कुछ बुराई नहीं, क्योंकि हर बच्चों को पता होता है कि मधुशाला क्या है। तो ये बेशक उसको हम नई वाली हिंदी ना कहें, लेकिन एक पॉपुलर साहित्यकार के तौर पर देखते हैं, और दुष्यंत कुमार की गजलें भी लोगों के जुबान पर होते हैं। तो ये हो सकता है कि विद्यार्थी या पढ़ने वालों के अपनी अपनी एक पसंद होती है, और अब किसकी लिखी हुई क्या चीजें उन्हें आकर्षित कर जाएं या जिह्वा पे चढ़ जाएं, कहा नहीं जा सकता। खैर, हम सिनी वाली की तरफ चलते हैं। सिनी वाली जी, आप हमेशा मैं सुनीता जी, मैं एक चीज जस्ट इसमें विनीता जी की बात में वो ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ इंग्लिश का जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे दिख रही है, वो ये, उसका कारण कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि जो पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए जो रुचि है वो हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। न करने की वजह ये है कि जॉब की जो भाषा है वो अंग्रेजी हो गई है,
उस जॉब की भाषा के चक्कर में हर जगह पे पेरेंट्स का दबाव बच्चों पे आने लगा है कि वो अंग्रेजी पढ़े। कहीं ना कहीं ये एक कारण बनता चला जा रहा है कि लोग नहीं पढ़ रहे। आज एक कार्टून आया था वो वैलेंटाइंस वीक के संदर्भ में ही। जी, नवीन जी आपकी का आवाज, इंटरनेट। हाँ शायद उनके यहाँ डिस्टरबेंस है। सिनी जी, आप एक खड़ी बोली और परिष्कृत हिंदी का ही प्रयोग करती हैं अपनी कहानियों में, तो आपका अपना एक दृष्टिकोण क्या है इस संदर्भ में कि ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश पीढ़ी जो हमारे सामने है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे लगता है कि भारत गाँवों का देश है और अभी भी बड़ी आबादी गाँव में रहती है। तो बेशक साहित्य इंग्लिश में भी ठीक है, क्योंकि इनके भी पाठक हैं और वो सहजता से उस बात को समझते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा हमारा पाठक वर्ग है गाँव का है, बेशक वो नहीं खरीद पाता है साहित्यिक किताबें, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं थोड़े, या उन तक नहीं पहुँच पाती है बात। लेकिन हमें लिखना उनके लिए भी है और उनकी क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को समझते हुए उनके लिए हमें लिखना है, क्योंकि जिनको सुविधा हर तरह की मिल रही है उनके लिए तो हर चीज़ थोड़ा-सा आसान हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही कि पूरा आसान है, थोड़ा आसान है। लेकिन जो सब कुछ से दूर हैं, उनके लिए मुझे लगता है साहित्य की ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि साहित्य सिर्फ़ आपका मनोरंजन नहीं करता है, उसका एक बहुत बड़ा दायित्व होता है जिसको कि हम निभाने की कोशिश करते हैं। सभी साहित्यकार जो भी जहाँ से कर रहे हैं। चलिए, बसंत ऋतु के इस स्पेशल बातचीत में एक हमारे पास बिल्कुल लास्ट मोमेंट का समय है। मैं आप तीनों से एक छोटी-छोटी प्रतिक्रिया चाहूँगी कि आप लोग साहित्य की कोपलें के संदर्भ में आखिर में अपनी क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, तीनों लोग? नवीन जी? नवीन जी के यहाँ नेटवर्क शायद कुछ दिक्कत है। नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं? विनीता जी? जी, आप चलते-चलते मुझे सुन मैं पा रही हैं? आपसे, जी, मैं जी, सुन पा रही हूँ। जी। जी। साहित्य की कोपलें जैसे आपने कहा, तो जो नए लेखक इस समय लिख रहे हैं, जो नई-नई चीज़ें, नई-नई किताबें आ रही हैं, तो उसमें मैं यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा ये आधुनिक साहित्य का भी नवलेखन काल जैसा है, जहाँ पे अभी साहित्य में व्यंग पहले से तीखा है, बातें नए-नए प्रयोग हो रहे हैं, भाषा वस्तु जो है और जो कथा वस्तु है, वो काफ़ी हद तक बदल गई है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अंग्रेजी उपन्यास का जो अनुवाद पढ़ने वाला बड़ा एक हिंदी कहानियों वाला जो वर्ग था, वो इन कहानियों से जुड़ रहा है। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि समकालीन लेखकों की कहानी पढ़ने के लिए एक जो ये साहित्य की कोपलें हैं, जो नया साहित्य आ रहा है, उसे पढ़ने के लिए एक बड़ा वर्ग इस समय लालायित है और उनके पास इस समय बेहतरीन हिंदी के विकल्प मौजूद हैं। तो हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए सिर्फ दायरों में नहीं बढ़ना है, थोड़ी खुली छूट होगी और खुली छूट यहाँ पे फिर वही है कि फुहड़ता बिल्कुल भी नहीं है। नए विचारों की, नई भाषा शैली की, नई कहानी कहने के अंदाज की अगर ये छूट है, तो ये जो नई कोपलें हैं, ये बिल्कुल फलेंगी, फूलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। अच्छी बात ये है, जैसा कि अभी सिनेवाली जी ने भी कहा, तो कहानियाँ ना हर तरह की लिखी जा रही हैं। आप देखते हैं तो मेट्रोज़ की कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं, गाँव की कहानियाँ भी आ रही हैं और वो जो सोंधापन और जो खुशबू है, आप देखते हैं बनारस से, गाँव से, छोटी-छोटी जगह से उठ-उठ के जो कहानियाँ आती हैं और जो इन उपन्यास में और इन कहानी संग्रह में जगह बनाती हैं, तो वापस वो आपको आपकी जड़ों तक भी लेके जा रही हैं और ये अच्छे प्रयास हैं। ये बहुत ही सकारात्मक एक चीज़ है और वैसे भी बसंत को सृजन का एक ऋतु कहा जाता है, तो ये अच्छी सृजनात्मक चीज़ें हो रही हैं, कोपले फलने-फूलने को तैयार हैं और ये अच्छी चीज़ है, अच्छी एक आगाज़ है, एक नई पहल है, तो हमें इस सबका स्वागत करना चाहिए। जी, नवीन जी। अब मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सवाल एक बार आप मुझे बताएं। सवाल नहीं, हमने चूंकि बाइंड अप करना है तो हमने लास्ट में जी, सबकी टिप्पणी ली है कि साहित्य की कोपले के संदर्भ में आपका चलते चलते क्या संदेश रहेगा या क्या अपनी बात कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, जो नए राइटर्स आ रहे हैं उनको और लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ें।
और हम लोगों के लिए भी मैं ये जरूर चाहूंगा कि जैसे हम लोगों को कई बार जो डिस्कार्ड जिस तरीके से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जब हम साहित्य को, हिंदी को, भाषा को, सबको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए हर चीज का एक महत्व है। आप कब कोई भी गाड़ी चलती है उसमें छोटे पुर्जे से लेकर बड़ा पुर्जा तक सब लगा होता है और हर चीज उस गाड़ी को चलने में मदद करती है। तो कहीं भी जब ये साहित्य को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सभी एक नए तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो स्थापित साहित्यकार हैं उनका अपना एक एरिया है, वो अपने तरीके से चीजों को समझा रहे हैं। नए साहित्यकार अपने तरीके से चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज के समाज को कहीं ना कहीं बता रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि आज का समाज तो बहुत ही ज्यादा बट गया है, जो डिफरेंस है सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है। तो ये नए साहित्यकारों के पास वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं ज्यादा आ रहा है सोसाइटी के डिफरेंस को देखने का, और उनकी यात्राएं भी ज्यादा हो रही है, वो चीजों को समझ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ब्रिज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भविष्य मुझे अच्छा दिखता है इसमें से, जो हमने पहले भी बात की थी कि जो बेहतरीन चीजें होंगी वो लंबे समय तक चलेंगी, जो नहीं होंगी वो वर्तमान में लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ के खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल। सिनी। मुझे लगता है कि अभी जो नए साहित्यकार आए हैं उनके लिए एक बात बहुत अच्छी है कि उनके सामने सब कुछ बहुत ही स्पष्ट है। खास करके फेसबुक के माध्यम और अन्य जो माध्यम है, वहाँ पर जल्दबाजी का भी परिणाम वो समझने लगते हैं कि क्या होता है, और धीरज का भी परिणाम वो समझने लगते हैं कि क्या होता है। तो जो भी वो रचें, मुझे लगता है कि धीरज के साथ काम हो, चाहे वो आप नई वाली हिंदी में करें या फिर जिस भाषा में जिस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नई पीढ़ी बेशक आगे जाएगी और बहुत आगे जाएगी। जी, आप सभी का शुक्रिया। और समअप में मैं अपनी बात, आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को रखा। अभी नवीन जी ने कहा कि डिस्कार्ड हमें किया जाता है, तो मुझे लगता है कि अभी जो समकालीन दौर चल रहा है, समकालीन में भी एक नया दौर शुरू हो गया है, समकाल। एकदम सापेक्ष जो चल रहा है साक्षी तौर पे, उसमें कार्ड होल्डर बनने की बड़ी हड़बड़ी सबके अंदर नजर आ रही है। तो कार्ड होल्डर बन जाने से कुछ नहीं होगा, टिकेगा वही जो रचेगा, बचेगा वही जो स्थायी तौर पर अपनी निरंतरता बनाए रखेगा। नई पीढ़ी के जो लेखक और पाठक हैं वो एक दूसरे का नब्ज पकड़ के चल रहे हैं, जितना हमें समझ में आया इन सारे बातचीतों में। और वो धीरे धीरे जो पुराने किले थे वो कहीं ना कहीं ढह रहे हैं और साहित्य में नया आयाम जुड़ रहा है। और यह जुड़ता हुआ साहित्य कहता है कि आज का यूथ जो है, गंभीरता के ओट में पुराने ढर्रे के आवरण को थोड़ा सा परे कर रहा है। आवरण के पीछे का जो पारदर्शी दृश्य है उसे देखने में वो सक्षम है। तो उसकी सक्षमता को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि नई साहित्य रचने वाले या नए दौर के नए विचार, नए विमर्श खड़ा करने वाले साहित्यकार नए पाठक के उस भाव भूमि को भी समझे कि नई पीढ़ी जो है वो टेक्नोलॉजी की पीढ़ी है, उसे हर चीज पता है। शायद जो चीज हमें एक उम्र के बाद पता होती थी उसे पैदा होने के कुछ साल बाद ही पता हो जा रही है। तो ऐसी पीढ़ी के समक्ष जब हम बात रखने जा रहे हैं तो उसमें हमारी कलात्मकता भी होनी चाहिए, भाषा का संयम भी होना चाहिए और सृजन का अंदाज भी जुदा होना चाहिए। शायद ये ऋतुओं का महीना इसी बात के लिए आता है कि जब नव पल्लव हो रहे हो, धरती से लेकर आकाश तक परिवर्तन हो रहा हो, तो साहित्य का जो व्यक्ति होता है वो समाज का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, तो उसमें भी परिवर्तन लाजमी है और यह परिवर्तन हमेशा स्वीकार्य होना चाहिए। और यह स्वीकार्य परिस्थितियों में हमारे साथ 3 कोंपले थी जिनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे सवालों के साथ अपने बहुत ठोस जवाब दिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस संवाद के माध्यम से कुछ नई दृष्टि, कुछ नई रोशनी, कुछ नए संवाद, कुछ नए पथ मिले होंगे। क्योंकि मार्केट है, बेशक हम लोग एक सस्ते शब्दों में कहते हैं डिमांड है तो सप्लाई है, नहीं। लेखक है तो पाठक है, पाठक है तो समाज है, और समाज है तो जाहिर सी बात है संस्कृतियों का आदान प्रदान वर्षों तक, युगों तक, देश देशांतर तक होता रहेगा। इसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं और यह बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी है हम और हिंदुस्तान है हमारा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।